स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो, थोड़ा रिकैप करेंगे एक बार। रिकैप में हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे हम 3 डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहले में हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पे इनका डिवीजन किया हुआ है इकोनॉमी का। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आई थी देखा था, सेकेंडरी में कौन सी चीज़ें आई थी देखा था, टर्सरी में भी देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ये कंपैरिजन कैसे करेंगे तीनों सेक्टर्स के अंदर। अब वो कैसे करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी जो वैल्यू होगी मॉनेटरी टर्म, उन पूरे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स की वैल्यू सबका, उन जितने भी बनते हैं उसमें सबका एडिशन प्लस, ठीक है, प्राइमरी का आ जाएगा, फिर सेकेंडरी का आ जाएगा। वैसे ही सेकेंडरी में जितने प्रोडक्ट बनते हैं उसकी वैल्यू, मतलब मॉनेटरी वैल्यू मार्केट में, उन सारे सारे प्रोडक्ट्स का एडिशन। और वैसे ही टर्सरी का, सर्विसेज का टोटल जो भी वैल्यू होती है। और इन तीनों को ऐड करके हम जीडीपी पे पहुंच गए थे, जीडीपी तक आ गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस देखा था। इसमें हमने 4 पॉइंट देखे थे। ठीक है, ये कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 2 हेडिंग, वेयर आर द मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड, और एक दूसरा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो इसको समझने के लिए आप सीधा डायग्राम पे आ जाओ। ये डायग्राम है। अब देखते हैं कि जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना शेयर है, परसेंट वाइज देखेंगे। परसेंट का मतलब समझो 100 में से, अगर ये सारा 100 है तो उसमें से देखो प्राइमरी सेक्टर ये कलर, सेकेंडरी ये, टर्सरी का कलर ये ग्रीन कलर। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में 40%, टर्सरी करीब 47% कंट्रीब्यूट करता है 1973 से 74। जो मॉनेटरी वैल्यू, जो अर्निंग होती है ना कंट्री को, हमारी जो इनकम होती है नेशनल इनकम कंट्री की, वो इतनी आती थी 1973-74 में। 2013-14 में वो इस तरह का रेशियो हो गया। अब ये प्राइमरी से इतना आएगा और इससे इतना आएगा। ठीक है, देखो कितना है, एक बार 1 सेकंड होल्ड करना है। ठीक, तो टर्सरी से, टर्सरी, हाँ, पहले भी टर्सरी का ज़्यादा शेयर था जीडीपी में, जो इनकम होती थी कंट्री को, अभी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो प्राइमरी का पहले जीडीपी में, हम जो एग्रीकल्चरल कंट्री थे इस ज़माने में, वो अभी भी हैं, लेकिन उसका शेयर कम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप जीडीपी में इसका शेयर देखिए। अब हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे कि कौन से सेक्टर में कितने लोग ये चीज़ बनाते हैं, ये सर्विसेज देते हैं, जो प्रोडक्ट्स देते हैं। पहले इतने लोग देखते हैं, कितने लोग थे इसमें। पहले 71 लोग मिलके इतना चीज़ देते थे, मतलब 0 to 40% हमारे इनकम में, कंट्री की नेशनल इनकम में, जीडीपी में। और ये थे 18% थे टर्सरी सेक्टर के, ये काफ़ी कंट्रीब्यूशन देते थे। ठीक है, ये 100% वाइज चल रहा है, यहाँ पे भी परसेंट लिखा, 100 समझ लो। तो अब देखो, अब ये यहाँ पे 31 लोग हो गए हैं, यहाँ पे इनका शेयर बहुत बढ़ गया है। ईयर वाइज भी देखते रहो, ईयर है यहाँ पे 2017-18। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये कलर है ना, ये कम हो गया, मतलब यहाँ से जो लोग थे वो यहाँ से थोड़े से मूव करके या तो इधर गए या इधर गए। तो यहाँ पे 18 से 31 हो गए, यहाँ से 11 से 25 हो गए। लेकिन यहाँ इनका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोग फिर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और लोगों से कम है। देख रहे हो,
कम है ना जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन। जो नेशनल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी वैल्यू का जो हम देखते हैं टोटल, वो कम ही पड़ता है। चलो अब बात करते हैं किताबों में क्या लिखा है। तो डायग्राम में मैंने वैसे बात तो वही है बता दी, फिर भी जो लिखा है एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या टाइम थोड़ी लगेगा। The industrial output production of the goods went up by more than 9 टाइम। ठीक है, तो जो 1973 से लेकर 2017-18 तक 9 टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ केवल 2-3 टाइम। ठीक है, 3 मल्टीपल अगर करें तो पुराने ज़माने से, तो ये इतना ही बढ़ा। वैसे ही टर्सरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हो गया 14 टाइम इंक्रीज, 14 टाइम, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसने भी बहुत कम इंक्रीज करा। मतलब यहाँ पे लोग काम करने वाले कुछ ज़्यादा नहीं बढ़े, 8 डबल भी नहीं हुए, लाइक 18 टू 36 होता है, लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन देखो, ऊपर देखो, तो इतना ज़्यादा है, लाइक 47% प्रोडक्शन है टर्सरी सेक्टर का अलोंग। यहाँ पे इतने ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर एंड मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर, जानते ही हो, प्रोड्यूसिंग ओनली 1/6 होता है 16.5, 16.5% आसपास जीडीपी का, 16.5 लगाओ, इतना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का प्राइमरी सेक्टर। लेकिन ये एम्प्लॉय करता है मोर देन 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, जो प्रोडक्शन में लगी है। और जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, ये प्रोड्यूस करता है 2/3, मतलब 75%, 2/3 होता है। जो अगर इसकी जो लोग सेकेंड और टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं, वो 2/3 देते हैं जीडीपी में। मतलब वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका नेशनल इनकम में शेयर, जीडीपी में शेयर 2/3 है, 75% है। लेकिन ये पॉपुलेशन को इसमें करीब 45%, मतलब 45% पॉपुलेशन काम करती है सेकेंड और टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, ये बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग अंडर एम्प्लॉयड है, कि लोग दिखते तो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं रियलाइज कर पाते। वो कैसे कह सकते हैं कि आपने डायग्राम में देखो, अगर ये इतने सारे कम लोग, ये इतने कम लोग इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जीडीपी में, तो ये लोग इतना क्यों नहीं कर पाते? तो इसका मतलब यही है कि वो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब पूरा काम, अपनी एनर्जी का पूरा यूज नहीं करते। यहाँ पे एग्जांपल दिया लक्ष्मी जी का, इसके पास 2 एकड़ जमीन है, और ये मेनली ज्वार अरहर बोती है, मतलब पानी की कमी है इसके पास खेतों में। इसके फैमिली में 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं, और सब लोग काम करते हुए दिखते हैं, पर कोई भी अपना फुल पोटेंशियल नहीं लगा पाता। इसका मतलब हुआ कि लेबर एफर्ट डिवाइडेड है, पूरा कोई काम नहीं करता पूरा मन से। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट को कहेंगे द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन द कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, hence it is also called disguised employment। इसका मतलब ये होता है disguised employment का, कि वो दिखता नहीं है, वो लग जैसे 1 एकड़ में 5 लोग काम कर रहे हैं, चाहिए वहां पे 2 लोग, तो 3 लोग तो वैसे ही हो गए ना, पर वो भी काम करते हैं, पर पूरा कोई काम, 500 में से कोई काम नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आगे देखेंगे एक बार लैंडलॉर्ड सुखराम एक इसके लक्ष्मी जी के फैमिली के 2 मेंबर को काम करवाने के लिए हायर कर लेता है 1-2 दिन के लिए। तो इस टाइम पे जो इसकी फैमिली है उसको एक्स्ट्रा इनकम होगी, क्योंकि कुछ सुखाराम उनको पगार, क्या बोलते हैं, वेजेस देगा दिन में। तो इससे उसकी फैमिली जो एक्स्ट्रा इनकम होगी उस टाइम पे। तो इसी तरह से अगर ये जो 2 लोग हैं, अगर ये बाहर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाएं, तो भी एग्रीकल्चर पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो वहाँ का प्रोडक्शन है वो सेम बना रहेगा। मतलब क्या हुआ कि 2 एकड़ में 2 लोग काम कर सकते हैं आराम से। ठीक बात है। तो इसका यही मैसेज है कि अगर वो लक्ष्मी अपने 2 फैमिली मेंबर्स को परमानेंटली फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दे, तो उसकी फैमिली इनकम इंक्रीज हो जाएगी,
क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर का वो तो सेम बना रहेगा, बिकॉज फील्ड को रिक्वायरमेंट है केवल 2 लोगों की, ना कि 5 लोग वहां लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं इंडिया में, लैक्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया लाइक लक्ष्मी। तो क्या कहता है, तो अगर वो कहीं और काम करने जाएं तो वो अपनी इनकम तो बढ़ेगी ही, और नेशनल इनकम भी इससे हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, टोटल फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्राइमरी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में देखने को मिलता है। सेकंड जैसे कि आप देख सकते हो कि casual workers are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment। तो वो कौन है, जो लाइक प्लम्बर हो गया, इनको कभी कभी काम मिलता है, जब जरूरत पड़ती है बुला लो। ठीक है, रिपेयर पर्सन हो गया, रिपेयर पर्सन चाहे टायर की पंचर, बाइक का साइकिल के पंचर लगाने वाला हो, बाइक के पंचर लगा, कभी कभी काम करता है। तो एक सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग ए कार्ट एंड सेलिंग, ये सबके वही एग्जांपल है कि ये सभी सेक्टरों में दिखाई देता है जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कभी कभी काम आता है कभी कभी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी कंट्रीब्यूट नहीं करती जीडीपी में। नेक्स्ट आते हैं, तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हमने देखा बहुत सारी पॉपुलेशन अंडर एम्प्लॉयड रह जाती है, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे सर्विस या टर्सरी सेक्टर में हो। तो उनका सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ से शुरू करो। तो लक्ष्मी विद हर 2 एकड़ प्लॉट अनइरिगेटेड लैंड, उसके पास मतलब हमने बताया था कि वो थोड़ी सूखी जगह है, पानी। अगर गवर्नमेंट या फिर बैंक उसको लोन दे दे, या एक या फिर कोई कुआ मतलब समर्सिबल लगवा दे, हाँ इरिगेटेड, तो उसकी उसकी जो लैंड है वो इरिगेटेड लैंड हो जाएगी। तो सी कैन नाउ मतलब वो 2 क्रॉप्स ग्रो कर सकती है ईयर के अंदर, रबी क्रॉप्स भी ले सकती है, लाइक सी कैन सो नाउ दिस wheat and now she can sow like रबी क्रॉप्स। सो रबी क्रॉप्स वो भी बोल सकती है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी 1 एकड़ में अगर दो पर्सन की लोड पड़ेगी, वो कैसे, कि उसको जैसे सोविंग करनी है, बोना है, वाटरिंग करनी है, मतलब सिंचाई करनी है, फर्टिलाइजर जैसे फर्टिलाइजर स्प्रेड करने हैं। तो ऐसे अगर 2 लोगों को जरूरत पड़ती है 1 एकड़ में, तो उसके पास 2 एकड़ है, तो वो 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे देगी। ओके, इस तरह से मेरी रिकॉर्ड चल रही है। तो अगर ये तो लक्ष्मी घर की बात हुई, अगर सभी के घर गांव में ऐसा कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को इरिगेटेड जगह लैंड मिलने से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा सबके पास, इससे इनकम इंक्रीज होती है। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा ग्रेन होगी, तो उनको सेल करने की जरूरत होगी। अब इसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिएगा, ट्रांसपोर्ट के होगा तो फिर किसी को ड्राइवर की जरूरत होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब स्टोरेज अगर ज़्यादा होगा, स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारे कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं इस तरह से। अगर ये प्रोसीजर अगर लंबे टाइम तक चल गया प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये पूरा एक परमानेंट काम हो जाएगा। सबको काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सबका फैमिली का इनकम बढ़ेगा, लिविंग स्टेटस इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ें हैं। टू कल्टिवेट द लैंड एंड ऑल्सो नीड सीड्स एंड फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर, बीइंग ए पुअर फार्मर ही कैनॉट अफोर्ड दीज। देखो एक बात क्या है कि वो तो हमने पानी तो दे दिया, इसके अलावा कुछ और जरूरत भी पड़ती है, वो आपको बता रहे हैं आप बच्चा है कि पानी के अलावा और क्या जरूरत पड़ सकती है, लाइक सीड्स की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर। तो वो कोई इस दान में तो देगा नहीं। तो देखो अगर किसी से गांव में बोरो करती है तो उसको हाई रेट पे दे देगा, जो वो बाद में नहीं दे पाएगी। तो इसलिए वो लक्ष्मी है जो बेचारी ट्रैप में फंस जाएगी लैंडलॉर्ड के, या कुछ जो जिसे ये चीज मांगने वाली है, वो कहेगा कि मुझे ही सेल करो अब प्रोडक्ट्स आपके जो सेल है। तो इसका सॉल्यूशन दूसरा गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो वो सॉल्यूशन ऐसे रिकमेंड करती है कि बैंक उसको क्रेडिट दे दे, मतलब बैंक और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर, मतलब बैंक से लोन ले ले और ठीक है, और टाइम पे वापस कर दे। तो इसलिए वो ये चीजें उसको मिल जाएंगी, इससे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये तो थी एक बात।
इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। अभी तक यहाँ हमने पढ़ा। दूसरा रास्ता क्या है, अगर हम पानी वगैरह, फर्टिलाइजर, सीड्स वगैरह ना दें तो क्या कर सकते हैं, जो सूखी लैंड पे जो ये अरहर और चिकपी पैदा करते हैं, ये जो लक्ष्मी पैदा करती थी पीछे हमने देखा था ना, यहाँ पे चिकपी बो रही थी बेचा, ये देखिए चिकपी लगा रही है ना, यहाँ पे लिखा था, देख लो। तो ये ऐसी जगह पे ये लोग क्या कर सकते हैं, तो दाल की मिल लगा सकते हैं, मतलब एक फैक्ट्री लगा दी छोटी सी। इससे क्या होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनका जो प्रोड्यूस है ना वो भी, उनके भी अच्छे दाम मिलेंगे। दे कैन सेल इन सिटीज अराउंड, मतलब उस सिटी के आसपास, सेमी रूरल एरियाज वगैरह में। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइक पोटैटो, ऑनियंस, ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज। अगर वो कोल्ड स्टोरेज बना लें या फिर जैसे गवर्नमेंट से हेल्प लें या खुद कुछ करें, तो उससे क्या होगा कि पोटैटो और ऑनियंस वगैरह को लंबे टाइम तक रखा जा सकता है और उनको जब दाम सही मिले तब सेल कर सकते हैं। तीसरा, जैसे रूरल एरिया में क्या होता है, फॉरेस्ट वगैरह होती है, तो वहाँ पे हनी प्रोडक्शन वगैरह, वाइल्ड हनी, उसके भी दाम अच्छे मिलते हैं, काम कर सकता है। तीसरा एक काम और बताता है अनदर वे में, लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट और टोमेटो, फ्रूट्स, ये भी सोल्ड कर सकते हैं आउटसाइड मार्केट, इनकी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक, ठीक है, तो ये ऐसा भी काम कर सकते हैं, एक अनदर वे है। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी जो कंट्री है, बहुत बहुत लार्ज पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, लेकिन इसकी 60% पॉपुलेशन बिलोंग करती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो 5 to 29 ईयर्स तक की है। ठीक है, ये इतनी पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द, हमारी जो कंट्री में टोटल पॉपुलेशन है उसकी 60% पॉपुलेशन इस ग्रुप में है, 5 to 29 ईयर्स। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है, इस पॉपुलेशन का केवल 9% लोग ही वर्किंग वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब समझो जो काम करते हैं इस एज ग्रुप में भी, मतलब हमारे काम करने वाले लोग बहुत कम है। अब यहाँ पे आओगे क्या सजेस्ट कर रहा है, लाइक अगर हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी है, इसलिए क्योंकि ये जो एज ग्रुप है यहाँ पे चाइल्ड लेबर भी आ सकती है। तो अगर हम क्या करें, अगर हमें बहुत सारी बिल्डिंग बनानी हो, टीचर और स्टाफ, अगर हम ये चाहें कि ये बच्चे जो स्कूल चाइल्ड लेबर हैं, अगर इनको स्कूल वगैरह एजुकेशन दें, तो हमें बहुत सारी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कि इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो ये नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन था पहले नाम इसका, तो नीति आयोग कहता है कि 20 लाख लोगों को ये जॉब एजुकेशन सेक्टर अकेला दे सकता है। तो आगे थोड़ा पढ़ना आप। इसके बाद क्या है कि ये जो रीजन है, ये सारे रीजन बहुत सारा पोटेंशियल है। आपने खुद देखा एग्रीकल्चर, जहाँ पे खेतों में भी इतना सारा चीज प्रोड्यूस करी जा सकती है, ट्रांसपोर्ट आ सकता है, स्टोरेज आ सकता है लोगों को। और जैसे आपने ऐसे भी एग्जांपल देखे, हनी भी, मतलब शहद वगैरह बेच सकते हैं। तो हर एक सेक्टर में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, ठीक है, वो चांसेस हैं। आईटी सेक्टर में बहुत सारा है, इंडस्ट्री में है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सारे लॉन्ग टर्म मीजर्स हैं। ये कह रहा है लॉन्ग टर्म में इतनी आसानी से नहीं है बनती ये चीजें, लेकिन शॉर्ट टर्म क्या करती है गवर्नमेंट को, अभी जैसे अभी पुअर कंट्री है तो गवर्नमेंट ने क्या सर राइट टू वर्क सिस्टम शुरू किया। राइट टू वर्क के अंदर 625 मतलब 625 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोगों को इस स्कीम के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा कहते हैं, इसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसमें क्या कहा है इस स्कीम के अंदर कि लोगों को ईयर्स के अंदर 365 डे, आउट ऑफ 365 डेज 100 डेज हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। इन केस गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देन सी विल प्रोवाइड अलाउंसेस, मतलब जो क्या कहते हैं ना, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। ठीक है, ये बात ये प्रॉमिस करती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो इसके बारे में मैं आपको, एक होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो इन सारे हम इस पे बात करेंगे कि ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, एक हमने पहले डिवीजन पढ़ी थी इस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की। तो पहले एक बार तीनों का कंपैरिजन हम बात करेंगे और फिर हम इस पे शुरू करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तीनों का, ताकि आपकी इमेज क्लियर हो जाए।